दिखा रहा है। अभी नहीं आ रहा। यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो कोई लाइक कर दें प्लीज। क्या दिखाना तो आ गया। आए क्या? आ गया। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जतुगले श्रोतागण सपेंस ब्याल बखतक नमस्कार। और सबसे पहले सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रुप के एडमिन मिस्टर एडमिन हेमदा का, हेमचंद पंजी का। तो लाइव शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है इन दिनों, और काफ़ी देश को इससे क्षति पहुंची है। तो उन लोगों को हम एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो है इस ग्रुप में जो लाइव सेशन है वो शुरू करेंगे हम वंदे मातरम से। तो मैं वंदे मातरम सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक थैंक यू। और जिस देश में पैदा हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले या नेशनल एंथम हो या नेशनल सॉन्ग हो, वो सुनना बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं। तो आज की बातचीत शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ सुझाव के रूप में बिंदु आए हैं, तो मैं उन्हीं बिंदुओं को टाइटल रख करके वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम है कि इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते हैं, मेरा नाम है विमल पुनेड़ा और मैं भारत का फ्लाईवेट में नंबर 1 प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। और बहुत जल्दी जो है ये नाम विश्व में भी नंबर 1 होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं जो है पिथौरागढ़ में पुनेड़ी एक गांव है, मैं वहाँ पे 1994 को पैदा हुआ। उसके बाद जो है स्कूलिंग आती है। सर्वप्रथम मैंने प्राइमरी पाठशाला पुनेड़ी से शुरू किया। उसके बाद SGIC पिथौरागढ़, सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मैं 5वीं कक्षा के बाद चला गया। तो वहाँ पे चला गया तो हमारे जो है सबसे पसंदीदा टीचर बोले या सबका एक पसंदीदा टीचर रहता है, तो वहाँ पे अशोक कुमार पंत जी और अशोक कुमार पंत जी अभी जो
जो है उनका मानस अकेडमी स्कूल के वो संगठन है, डायरेक्टर हैं। और जो है वहाँ से सिलसिला चलता रहा। मैं जो है साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल के दिनों में। उसके बाद जो है हम लोग बचपन से ही स्कूल जाना होता था, तो करीबन 3 किलोमीटर जाना था और 3 किलोमीटर आना था, तो 6 किलोमीटर पर डे जो कि मेरा आकलन है। तो 6 किलोमीटर पर डे हम लोग जाते थे, 6 किलोमीटर हम लोग पर डे आते थे। तो ये 6 किलोमीटर से जो है आप जब चलेंगे तो आपके जो है लेग्स स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे मैं फिटनेस को भी इसमें जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक ओलंपियन है नितिन रावत, जब वो ओलंपिक में मेडल लेके आए थे तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप जो है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, लेकिन आप जो है ओलंपिक में मेडल कैसे ले आए। तो उनका कहना ये था कि मैं जो है जब स्कूल जाता था तो 6 किलोमीटर जाना होता था और 6 किलोमीटर आना। अगर आप 365 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उतनी जो प्रैक्टिस उन्होंने 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ा, उतनी प्रैक्टिस की, तो उनके लिए ओलंपिक मेडल लाना कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो पहाड़ में जो है जीवन काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, प्लस आबो हवा जो कहते हैं बहुत अच्छी है, खान पान अच्छा है। तो आदमी, एक तंदुरुस्त आदमी उभर कर के सामने आता है पहाड़ से। और पहाड़ में जो हमारे बिताए गए जो क्षण थे वो काफ़ी उम्दा थे। बचपन से ही जब पैदा होता है पहाड़ में लड़का, तो 5-6 साल की उम्र हुई तो पहाड़ियों में चढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि आप प्लेन्स में देखेंगे तो बच्चे गाड़ियों में घूमना शुरू करते हैं, लेकिन पहाड़ों में लोग जो है पैदल चलना शुरू करते हैं। तो मैं आज जो है एज अ बॉक्सर आप लोगों को जो है ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन खेल और फिटनेस से हम लोग जुड़ करके किस लेवल तक जा सकते हैं और कौन सा मुकाम हम लोग हासिल कर सकते हैं, मैं इस विषय में भी आप लोगों को कुछ आप जानकारी दूंगा। देखिए, पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का एक जनपद पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जो है फेमस है। चाहे फुटबॉल हो, किसी को क्षमा चाहूँगा, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम थी, सिग्नल कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं। तो पहाड़ में जो है खेल का क्या माहौल है, मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो है फुटबॉल, बास्केटबॉल प्लस बॉक्सिंग के लिए जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर है। 1958 में 1958 में कैप्टन हरी सिंह थापा जी जो है बॉक्सिंग में एशियाई खेलों में जो है सबसे पहला पदक दिया। वो भारत के सबसे पहले बॉक्सर थे। कैप्टन हरिदत्त कापड़ी जी, जो कि बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार उनको मिला है, और त्रिलोक सिंह पसेड़ा जी जो है फुटबॉल में थे। तो मैं इतने बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने जो है पिथौरागढ़ में जन्म लिया, क्योंकि बचपन से ही काफ़ी प्रेरित हुआ करते थे वो आर्मी में जाने के लिए। प्लस आर्मी में गए, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की, उन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया और देश का परचम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने लहराया। तो अगर पिथौरागढ़ में जो है एक ऐसा संस्थान कहीं पे खोला जाए कि वहाँ पे लोग ट्रेनिंग भी करें स्पोर्ट्स की, प्लस फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल कोरोना वायरस जो है पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है। और उसमें क्या है कि अगर
यदि आप लोग फिट रहते हैं, आपकी फिटनेस अच्छी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो आप उस रोग की आने से जो है बचेंगे। तो और मेरे पास कुछ सुझाव या बिंदु आए थे, तो उसमें पूछा गया था कि बॉक्सिंग खेल के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ। तो मैं उन दिनों बीएससी कर रहा था। तो एक दिन सडनली मैं अपने दोस्त के साथ जो है मैदान की ओर चला गया, देव सिंह मैदान की ओर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और दूसरी ओर जो है बॉक्सिंग खेल रहे हैं। तो बड़ा मन हुआ कि क्यों ना बॉक्सिंग ज्वाइन की जाए, क्योंकि मैं बचपन से ही ब्रूस ली और माइक टायसन का फ़ैन रहा हूँ। तो दूसरे दिन मैं बॉक्सिंग में गया। तो पहला दिन बॉक्सिंग का जो था, जो सबसे पहले मैं जिनके पास गया वो थे प्रकाश थापा जी, जो अभी भी कोचिंग दे रहे हैं पिथौरागढ़ में देव सिंह मैदान में, और दूसरे थे हमारे राजेंद्र देवलाल जी। तो उन्होंने पहला ये सवाल रखा मेरे सामने कि अगर आप इस देव सिंह मैदान के अगर 50 चक्कर लगाएंगे तो आप बॉक्सिंग में मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा, अन्यथा जो है भूल जाओ। तो मैं कदकाठी से भी काफ़ी कमज़ोर था उस समय में, जो है मैं गया और पहले दिन जो है 50 चक्कर फील्ड के लगाए और उसके बाद जो है बॉक्सिंग खेलना वहाँ से शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं लगभग 2 महीने में जो है उत्तराखंड की जो स्टेट चैम्पियनशिप्स होती हैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मुझे तृतीय स्थान मिला, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जब मिला तो उसके बाद एक नया जोश आ गया कि भाई अब तो जो है इस बॉक्सिंग को जो है पिथौरागढ़ से लेके पूरे विश्व स्तर तक लेके जाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आप सोचिए कि यदि बॉक्सिंग में 2 प्रकार के खेल हैं, पहला है एमेच्योर बॉक्सिंग, दूसरा है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या होता है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि 10 वेट कैटेगरीज हैं, 10 वेट कैटेगरीज में स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं 10 खिलाड़ी आप डिस्ट्रिक्ट से जीते, तो आप 10 खिलाड़ी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर आप स्टेट में जीतते हैं तो फिर नेशनल में जाएंगे। लेकिन पिथौरागढ़ जनपद में ही कम से कम 1000 से ज़्यादा बॉक्सर हैं। तो 1000 में से 10 बॉक्सर जो है एमेच्योर लेवल पे खेलने जा रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो है 9900 बॉक्सर जो हैं, 9990 बॉक्सर जो हैं घर पे बैठे हुए हैं। तो एमेच्योर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैं आपको अंतर बताता हूँ। एमेच्योर बॉक्सिंग मीन्स आपने देखा होगा कि गेंजी पहन के खेलते हैं, जिसको रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर के माध्यम से विभक्त किया गया है। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है आपने देखा होगा, जैसे कि एक मशहूर मुक्केबाज है माइक टायसन और मोहम्मद अली। तो ऊपर से कुछ भी नहीं पहनते हैं वो लोग, पूरा ऊपरी भाग जो है उनका खाली रहता है, कुछ नहीं पहनते हैं। नीचे से एक ट्रंक रहता है जिसको पहन करके प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेली जाती है। और एमेच्योर बॉक्सिंग के माध्यम से जो है आप, जैसे मान लिया जाए किसी ने नेशनल रिप्रेजेंट किया तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो है इंडिया में अभी उतना जो है रुझान नहीं है किसी का। हम लोगों ने जो है 2017 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की नींव रखी थी भारत में। उसके बाद से लगभग 700 बॉक्सर जो है प्रोफेशनल खेलने आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप जो है अपने फिटनेस लेवल को, अपने मानसिक लेवल को एक साथ जोड़ दें, मतलब यदि आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, यदि आपका माइंड एंड आपकी फिटनेस बॉडी एक साथ काम कर रही है तो आप जो है बहुत उम्दा लेवल के खिलाड़ी बनोगे। यदि आपका माइंड कहीं दूसरी जगह है और आप खेल कहीं और रहे हैं तो इस दिशा में आप जो है आपका डाउनफॉल होगा। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। जब 2017 में हमने इसकी नींव रखी मुंबई में,
तो हमने इसको चालू किया था मरीन सेंटर प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है एकेडमी के रूप में, जिसमें 30 से 40 जो है स्टूडेंट्स का आना हुआ सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको जो है ट्रेनिंग दे करके एमेच्योर से जो है प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया, और अभी आप सही मानेंगे कम से कम 300 से 400 बॉक्सर्स को हम लोग जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आजमा चुके हैं और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उनको चांस मिला है। तो और कई बॉक्सर जो हैं इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत सी जगहों पर रिप्रेजेंट करके भी आ चुके हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या होता है, आपको चाहे आप जीतते हैं या हारते हैं, आपको धनराशि स्वरूप जो है आपको पैसा मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी आजीविका जो है आराम से चला सकते हैं। लेकिन एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या है कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करना है तो गोल्ड लाना है, स्टेट रिप्रेजेंट करना है तो गोल्ड लाना है, नेशनल में रिप्रेजेंट करना है तो गोल्ड लाना है। तो कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी जो है उतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, बहुत से जो है डिप्रेशन ऐसा कारण रहता है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है फिर भी उनका डाउनफॉल हो रहा है। तो एक अच्छा मौका है यदि सभी लोग जितने भी मेरे सुन रहे हैं आज यहाँ पे, बॉक्सिंग में जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो आप मेरी टाइमलाइन पे भी जा सकते हैं। हमारा एक पेज है मरीन प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस, आप वहाँ पे को अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यदि आपको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कैरियर बनाना है। तो और एक दूसरा टॉपिक था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरा कैसे आना हुआ। मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैं कैसे आया। तो जिन दिनों में 2014 या 15 में पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग कर रहा था, तो मैं जो है माइक टायसन, मोहम्मद अली के वीडियोस देखता था, और जब वो हेड गियर जो एमेच्योर बॉक्सिंग में जब हेड गियर पहनने की बारी आती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचता था कि क्यों ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की जाए, जिसमें कुछ पैसा भी मिले और जो है नाम भी होता है, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलता है आपको, तो क्यों ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की जाए। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग करना शुरू करके मैं वीडियोस जो है फेसबुक में डालता था, प्लस व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता था। तो कई फॉरेनर्स लोग जो है आकर्षित हुए और जो है मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने को उन्होंने प्रेरित किया, तो मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सी कंट्रियों में मैं जा कर के आया, लेकिन मेरा हिसाब ये है, मैं यह पाता हूँ कि पहाड़ के युवा जो हैं हमारे कद काठी से मजबूत रहते हैं। स्कूल जाना होता है, 3 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, 3 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो उनका स्ट्रेंथ लेवल क्या होगा, पाँव का स्ट्रेंथ भी अलग लेवल का रहता है, और प्लस जो है मानसिक रूप से भी काफ़ी टफ होते हैं हमारे युवा। तो मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे बॉक्सिंग से जुड़े हैं, बास्केटबॉल, आप किसी भी रूप में जो है यदि स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं, भले ही आपको स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं भी करना है, लेकिन आप स्पोर्ट्स से जुड़ें, क्योंकि आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। और पहाड़ के युवाओं के लिए जो है जिस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में है और एमेच्योर बॉक्सिंग में भी है, आप फोकस होकर के उसमें जुड़ेंगे तो कैरियर बनाने की संभावनाएं जो हैं अपार हैं। यदि आपके पास लक्ष्य है तो आप किसी भी फील्ड में जो है कैरियर बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 6 महीने पहले मैं काफ़ी बॉक्सिंग के बारे में लिखता भी था, पढ़ता भी था, रिसर्च भी कर रहा था। तो फेसबुक में चैटिंग के दौरान मैं एक दिन जो है, आप सभी लोग जानते होंगे, कैप्टन सुंदर ठाकुर अंकल हैं वो हमारे, और उनका एक चैनल है माइंड फिट। वो काफ़ी जो है युवाओं को अपने गोल की ओर पहुंचने के लिए जो है मोटिवेट करते रहते हैं।
तो एक दिन जाकर के मैं उनके ऑफिस में मिला। तो ऑफिस में मिला तो वहाँ पे जब मैंने उनको सुना, उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि क्या क्या करना है आपको। तो जब मैंने उनको सुना तो मेरे अंदर जो है जितनी एनर्जी थी उसकी डबल एनर्जी आई। मतलब कह सकते हैं कि आपके पास एक सेव था तो एक सेव उन्होंने दे दिया तो दो हो गए, तो चीज़ें डबल हो गई। तो आप माइंड फिट के माध्यम से भी जो है उनको देख सकते हैं। अभी उनकी उम्र जो है करीबन 51 साल की है, लेकिन अभी फुल मैराथन दौड़ते हैं। वो अफ्रीका में जो है 90 किलोमीटर्स दौड़ करके आए 10 घंटे में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पहाड़ के जो है लोग कितने मजबूत हैं, जो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर जो है 10 घंटे में दौड़ जाते हैं बिना रुके। तो संभावनाएं जो है पहाड़ के लोगों के लिए अपार हैं, चाहे सेना में जाएं, चाहे किसी भी सेक्टर में जाएं। और आजकल आप देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र के जो है गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी भी जो है वो भी पिथौरागढ़ के हैं। जनरल बिपिन रावत जो है अभी वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जो है कंबाइंड कर दिया उनको, तो कंबाइंड स्टाफ के जो हैं वो चीफ हैं, वो भी उत्तराखंड से ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपार संभावनाएं हैं। यदि आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो अपार संभावनाएं हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिसके माध्यम से जो है आप उसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक बार उनके दिमाग में आया कि वो जो है एल्पस की पहाड़ी चलेंगे। एल्पस जो है लार्जेस्ट चेन ऑफ द माउंटेन्स, इट इज सिचुएटेड इन इटली, जो है इटली में सिचुएटेड है और सबसे बड़ा पर्वत माना जाता था। तो नेपोलियन ने सोचा कि मुझे जो है एल्पस की पहाड़ी को पार करना है, लेकिन उनके पीछे जो है सैकड़ों सैनिक भी थे और उनसे पहले एल्पस की पहाड़ी किसी भी आदमी ने किसी ने भी जो है एल्पस की पहाड़ी को जो है क्रॉस नहीं किया था। तो नेपोलियन ने मन बनाया कि मैं जो है एल्पस की पहाड़ी को पार करके रहूँगा। तो वो एल्पस की पहाड़ी की ओर बढ़े तो उनके सेनापति बोलते हैं, महाराज कि हम एल्पस की पहाड़ी चढ़ने में असमर्थ हैं और हम ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन नेपोलियन का जवाब था उनको कि जब भी कोई भी पहाड़ी आएगी एल्पस की पहाड़ी, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे रोकूंगा और रोक करके बताऊंगा कि भाई ये एल्पस आ गया है। और जब सब आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमको एल्पस की पहाड़ी चढ़नी है, तो तब जा करके हम लोग एल्पस की पहाड़ी चढ़ेंगे। तो ठीक हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे चलते गए तो बीच रास्ते में उनको एक वृद्ध महिला मिलती हैं और वृद्ध महिला उनको कहती हैं, नेपोलियन बोला आप जो है कहाँ जा रहे हो? तो नेपोलियन बड़े गुरूर के साथ बोलते हैं कि मैं जो है एल्पस की पहाड़ी चढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्लाइम द एल्पस। तो उसके बाद जो है वो वृद्ध महिला उनको नेपोलियन को देती हैं, आज्ञा देती हैं कि वो बोलती हैं कि भाई तू जो है एल्पस की पहाड़ी नहीं चढ़ सकता है। नेपोलियन को क्यों? आज तक किसी ने एल्पस की पहाड़ी को चढ़ा नहीं है और तू भी नहीं चढ़ सकता है। जो गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। तो नेपोलियन जो है अपने गले से एक हार उतारते हैं और उस वृद्ध महिला के गले में वो हार टांग देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं जब एल्पस की पहाड़ी चढ़ के वापस आऊँगा तो आपसे ये हार वापस लूँगा। तो नेपोलियन अपनी सेना के साथ चलते जाते हैं। तो बीच में उनके सेनापति और सैनिक फिर से बोलते हैं कि महाराज जो है एल्पस की पहाड़ी में चढ़ने का ये सही समय नहीं है, हम लोग जो है वापस चलते हैं। उस महिला ने भी बोला कि कोई भी जो पहाड़ चढ़ने के लिए गया है आज तक वापस नहीं आया। लेकिन नेपोलियन के इरादे काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने जो एक बार डिसाइड कर लिया फिर वो किसी की नहीं सुनते थे। तो इसी दरमियान वो आगे बढ़े और एक पहाड़ी आई। जैसे आगे बढ़ रहे थे पहाड़ी आई
तो नेपोलियन सैनिक ने बोला कि महाराज क्या यही पहाड़ी एल्पस है? तो नेपोलियन मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ये छोटी मोटी पहाड़ी है, इसके बाद जो है एल्पस की पहाड़ी आएगी तो मैं आपको रोक दूंगा वहाँ पे, फिर आप डिसाइड करना कि चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। तो सभी लोग जो है सेनापति के साथ जो है नेपोलियन पहाड़ी पे चढ़ने लगे। पहाड़ी पे जब चढ़ने लगे तो एक समय ऐसा आया कि वो जब पहाड़ी क्रॉस कर चुके थे, एल्पस की पहाड़ी क्रॉस करने के बाद एक समतल मैदान आया, तो तब नेपोलियन के सेनापति और उनके सैनिक पूछते हैं कि महाराज एल्पस कब आएगा? अब तो हम पहाड़ चढ़ के मैदान में आ चुके हैं। तो नेपोलियन का जो है उन्होंने छोटी सी स्माइल दी और उसके बाद बोला कि भाई एल्पस की पहाड़ी चढ़ के हम लोग जो है समतल मैदान में आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके दिमाग में सकारात्मक बातें आती हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करना मुश्किल काम है। आप यह सब चीज़ें जो हैं यूट्यूब में आप माइंड फिट लिखेंगे तो आपको वहाँ से सब चीज़ें ये मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि टीन एज के बच्चों के लिए खेल कितना ज़रूरी होना चाहिए। भाई हमारे यहाँ पे जो है टीन एज के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। टीन एज मीन्स जिसके अंग्रेजी के वाक्यों के अंत में जिसके 13 से लेके 19 तक जो है टीन एज कहते हैं। तो मेन समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए मैं बोलता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुमाऊनी में बोलूँगा। हमारे यहाँ कौन भी है कि जब नंतिन जो है 12 पास हो जाए वही बात जो है आर्मी में जान छ या मास्टर बनन छ, लेकिन अचाल जो छन इतुक साधन छन, आपके पास नेट है, तुम थे इंटरनेट छ, तुम थे सब चीज जो छ एक का दगाड़ में छ। तो भाई एक साथ में जब चीजें हैं तो आप उन चीजों का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं जो है करीबन 2 महीने तक न्यूजीलैंड में था, तो मैंने वहाँ पे देखा कई लोग जो हैं 12 बजे दिन में जो है जॉगिंग कर रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी को उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो दूसरों की मत सुनिए, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब 12 पास हुए बाद जो छ आदम खोजनान की भाई आप मेल की करन छ, आप मेल की करन छ, तब तक जो है बहुत देर हो चुकी है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बचपन में आप जो है किसी भी चीज को जो है एक लक्ष्य के रूप में स्थापित करते हैं तो वह लक्ष्य आपको जो है मिलना ही मिलना है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि आप टीनेज हैं, में किसी भी चीज की 10,000 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो है मैं बताऊं, सक्सेस होने का एक बड़ा फॉर्मूला है। आप लोग अगर जो युवा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे 2 दिमाग होते हैं। पहला होता है अवचेतन मन और दूसरा होता है चेतन मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे लिए जो है 1.25% जो है कॉन्शियस माइंड काम करता है और बाकी का जो है 99 जो है परसेंट जो है अपना सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो बहुत से
फिलोसोफर हुए हैं, बहुत से जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ किया जाए। तो मैं एक शानदार कहानी के रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाए, और हमारे युवा जब इसको देखें तो वह अपने लक्ष्य को कैसे साधें। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा। एक जीव बोलते हैं जो इजराइल में लोग रहते हैं, जेरूसलम, तो वहाँ पे जो है एक जीव, रशिया में जो है एक जीव था, उसका नाम था अपना नेतन सारांस्की। नेतन सारांस्की अभी भी जिंदा हैं और वो इजराइल में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो रशिया में उनको एक बार अमेरिकन्स के लिए जासूसी एवं राजद्रोह करने के रूप में जो है जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला तो 12 साल की सजा सुनाई गई उनको। तो 12 साल के लिए जब सजा सुनाई गई तो नेतन सारांस्की बताते हैं पहले 400 दिन उनको जो है साइबेरियन जेल में रखा गया, साइबेरियन जेल। नेतन सारांस्की की हाइट कम से कम 5 फीट 11 इंच है और जिस जेल में उनको रखा गया था उसकी लंबाई चौड़ाई जो थी 3 फीट बाई 5 फीट। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 फीट बाई 5 फीट में एक 5 फीट 11 इंच का आदमी कैसे रह सकता है, वो भी 400 दिन के लिए। तो नेतन सारांस्की बड़े दृढ़ स्वभाव के थे, बड़े दृढ़ निश्चयी थे। एक बार जो उन्होंने ठान लिया उसको पूरा करके रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बॉडी को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजें शुरू कर दी, और प्लस माइंड को बचाने के लिए, क्योंकि बचपन में वो चेस खेलते थे, तो उन्होंने अपने माइंड में जो है 64 स्क्वायर्स बनाए और प्यादे बिछा दिए चेस की तरह। उसके बाद क्या किया, चेस खेलना शुरू कर दिया। तो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3 वीक्स चले गए, 3 हफ्ते चले गए और वो चेस खेलते रहे अकेले अकेले। और 3 हफ्ते बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि भाई मैं चेस तो खेल रहा हूँ लेकिन अपने ही साथ खेल रहा हूँ, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, मैं अपने को ही हरा रहा हूँ रोज। तो उन्होंने एक डिसाइड किया, व्हाई नॉट आई शुड प्ले विद वर्ल्ड चैंपियन, मैं क्यों नहीं वर्ल्ड चैंपियन के साथ मेरे को खेलना चाहिए। तो उन्होंने 64 खाने बनाए, चेस के प्यादे रखे और इमेजिन किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जोर डाला और इमेजिन किया कि मैं जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन के साथ जो है चेस खेल रहा हूँ। तो उस समय के वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव जो है 5 बार विश्व विजेता रहे हैं। तो और नेतन सारांस्की जो है अपने दिमाग में आंख बंद करके जो है गैरी कैस्परोव के साथ चेस खेलने लगे। चेस खेलते खेलते उन्होंने 400 दिन रोज गैरी कैस्परोव जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे उनको रोज हराया। तो जब 1987 या 88 के बीच में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक अपील की रशियन गवर्नमेंट को कि रिलीज करने के लिए नेतन सारांस्की को, और रशियन गवर्नमेंट ने वह अपील मानी और नेतन सारांस्की को जो है आज़ाद कर दिया। तो नेतन सारांस्की अपने घर चले गए इजराइल दोबारा वापस। तो कुछ समय के स्ट्रगल के बाद वो वहाँ भी जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उभर करके आए, और उन्हीं दिनों वर्ल्ड चेस चैंपियन जो हैं इजराइल के विजिट पे थे। तो इजराइल के विजिट पे थे तो वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए एक एग्जीबिशन शो का आयोजन किया गया, जहां एक वर्ल्ड चेस चैंपियन 40 लोगों के साथ जो है अकेले चेस खेल रहे हैं। 40 लोगों के साथ चेस खेल रहे हैं, 1 पर्सन। तो जैसे ही 40 लोगों के साथ खेल रहे हैं तो यहाँ पे नेतन सारांस्की बताते हैं कि गैरी कैस्परोव जो है एक साथ 5 लोगों के साथ चेस खेल रहे थे, जिसमें जो है नेतन सारांस्की
5वें आदमी थे। बाकी 4 लोगों को 1 बाय 1 जो है एक साथ गैरी कैस्परोव ने हरा दिया। लेकिन गैरी कैस्परोव जो कि 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन था, एक आदमी से हार गया, उसका नाम था नेथन सारांस्की। तो जब नेथन सारांस्की वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने के बाद वापस आ रहे थे, तो एक पत्रकार ने पूछा कि नेथन सारांस्की जी, यू आर नॉट अ वर्ल्ड चैंपियन एंड यू आर नॉट अ ग्रैंड मास्टर ऑफ एनीथिंग ऑफ द शॉट, तो आपने कैसे हरा दिया भाई एक वर्ल्ड चेस चैंपियन को? तो नेथन सारांस्की का एक सिंपल सा उत्तर था कि भाई देखिए, मैंने 12 into 365 डेज जेल में अपने दिमाग में जो है एक इस वर्ल्ड चैंपियन को रोज हराया है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक एक प्रोग्राम जो है नेचुरल प्रोग्राम डेवलप किया कि इसको जैसे एक सिंपल रूप में समझ सकते हैं, जैसे आप टाइपिंग करते हैं, जब स्टार्टिंग में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको वर्ड्स को देखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप बाद में एक्सपीरियंस हो जाए टाइपिंग में तो फिर किसी से आंखें बंद करके बात करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से नेथन सारांस्की के माइंड में जो है एक प्रोग्राम डेवलप हो गया, जो कि मोस्ट नेचुरल थिंग थी उनके लिए, गैरी कैस्परोव को हराना। तब पत्रकार को उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैंने 12 into 365 डेज रोज इस नेथन सारांस्की वर्ल्ड चैंपियन को अपने दिमाग में हराया है, तो मेरे लिए आज भी मैंने वही विजुअलाइज किया, वही इमेजिन किया कि नेथन सारांस्की जो है मेरे साथ चेस खेल रहा है, और मैंने उसकी 5 मिनट में छुट्टी कर दी। तो इस कहानी के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं जतुक लेकर सुनन मर्यान, आप एक चीज कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। मैंने जो है ये बनना है, मैंने वो बनना है। यदि आपने विजुअलाइज किया कि मैंने इस दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट बनना है, तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, और जैसा कि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि आपका लक्ष्य आपकी कोशिकाओं, आपकी रगों में बहना चाहिए, तब वो लक्ष्य है। तो आप इसी प्रकार से अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी पिक्चर बनाइए और उस लक्ष्य के पीछे अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, तो आप डेफिनेटली उस लक्ष्य में सक्सेसफुल होंगे, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे 100%। तो पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सबकॉन्शियस माइंड का, कि कैसे अपने लक्ष्य को या अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं बताता हूं आपको कि सबकॉन्शियस माइंड को, पावर ऑफ जो विजुअलाइजेशन है, सबकॉन्शियस माइंड को अपना प्रोग्राम करने के लिए कैसे इसको उपयोग में लाया जा सकता है। 1992 में अमेरिका में एक सज्जन थे जो बहुत फेमस पत्रकार थे, उनका नाम था नॉर्मन कजिन्स। तो उनको जो है ल्यूकेमिया हो गया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर हो गया, तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि भाई आपको ब्लड कैंसर है, तो यू कैन नॉट अलाइव मोर देन 3 and 5 years, सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ, go outside, go on the beach, wherever you want, you can go and just enjoy your life। तो आप अपनी एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो फिर जो हमारे नॉर्मन कजिन्स थे, इन्होंने क्या किया, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। मेडिटेशन करते हुए इन्होंने अपने जो है दिमाग में एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की कि जो मेरी WBCs हैं, जो रक्त कणिकाएं हैं शरीर के भीतर, वो जो हैं कैंसर की सेल्स, जो कैंसर, ब्लड कैंसर था, कैंसर के जो है जो रोग है, कैंसर को जो है फाइट कर रही है कैंसर, ब्लड कैंसर के साथ।
और मेडिटेशन करते हुए नॉर्मन कजिन्स अपने जो है दिमाग को ऑर्डर देते थे, गो एंड फाइट विद दिस ब्लड कैंसर। तो अंदर ही अंदर उनका प्रोग्राम्ड हो गया सबकॉन्शियस माइंड कि भाई मेरे को जो है ब्लड कैंसर के साथ फाइट करना है। तो उन्होंने एक उनकी बुक है, उसमें जो है उन्होंने अपना एक सारांश दिया हुआ है कि कैसे जो है उन्होंने अपने आप को ब्लड कैंसर से हील किया। वो रोज 6 घंटे जो है मेडिटेशन करते थे, यह सोच के कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरे शरीर की और रक्त कणिकाओं को ऑर्डर कर रहा है कि जाओ फाइट करो ब्लड कैंसर से। और 6 महीने बाद जो है उनका ब्लड कैंसर लेवल जो है बहुत कम था, और उसके बाद जो है अपना नॉर्मन कजिन्स 20 साल तक जीवित रहे। तो हम जो है विजुअलाइजेशन को और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मेरे पास कुछ सुझावित बिंदु थे कि टीनेज के बच्चे जो हैं उनके लिए खेलना और फिटनेस कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप कुछ बोलें। तो मैं चाहता हूं कि आप ये स्टोरी देखें, एक गोल बनाएं जिससे कि आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने में जो है बहुत जल्दी आपको होगी। तो मुंबई में अगला मेरे पास पॉइंट है, मुंबई में रहकर आप अगली प्रतियोगिताओं की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन सी संस्थाएं और कौन कौन से व्यक्ति आपका जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पिथौरागढ़ में था और जब मैं विजुअलाइज करता था कि मुझे जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलना है, प्लस एक देश को जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक नए मुकाम की ओर लेके जाना है, तो तब हमारे ही जो है गांव से जनपद से गोविंद बोरा जी थे। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया। मुंबई में एक महान शख्सियत हैं जिनका नाम है कैप्टन पार्थोदास। वो जो हैं उनको एक कह सकते हैं कि शिपिंग के बेताज बादशाह रहे हैं। बेताज बादशाह का मतलब है कि शिपिंग में उनको बहुत नॉलेज है और उन्होंने काफ़ी कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं शिपिंग को लेकर के। तो इस माध्यम से जो है मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, मैंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा और उनको वो प्रस्ताव अच्छा लगा। उसके बाद जो है मैं उस टाइम पे यूएस जाने के लिए प्रयत्नशील था, और उसके बाद जो है मुझे फिलीपींस भी जाना था फाइट्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। तो उन्होंने जो है सभी सुविधाओं के साथ मेरा वीज़ा किया और प्लस मुझे जो है सब कुछ सुविधाएं जो है मुहैया करा के दी। तो मैं उसके बाद मेरा विज़िट हुआ बाहरी कंट्रियों में। मैं जा कर के जब वापस आया फाइट खेल करके, तो उन्हीं के माध्यम से जो है हमने रिंग स्थापित किया। रिंग स्थापित करने के बाद जो है एक कमीशन की स्थापना हुई जिसका नाम है प्रोफेशनल बॉक्सिंग कमीशन इंडिया, जिसको पीबीसी इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके प्रेसिडेंट हैं कैप्टन साहब। और दूसरा जो है ये तो एक कमीशन है, दूसरी मैं आपकी जानकारी दे दूं कि कमीशन के साथ साथ जो है आपको होना चाहिए प्रमोशन। तो जो दूसरा प्रमोशन है जिसके माध्यम से हम प्रमोट हो रहे हैं और चला रहे हैं उसका नाम है मरीन प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन। मरीन प्रो प्रमोशंस के हमारे जो है प्रमोटर हैं देवराज दास, बहुत उम्दा प्रमोटर हैं और इस समय जो है 12 जो है प्रमोट करके हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है जैसा
जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं जो है अंकल से मिला, कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, तो वहाँ से जो है एक डबल एनर्जी मुझे मिली। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया मेरे लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ थी। और भी लोग जो है इसको अपनाएं, और डेफिनेटली वो लोग जो हैं शिखर तक पहुंचेंगे। तो मुंबई में रह करके आप अगली प्रतियोगिताओं की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो मुंबई में रह करके मैं करीबन, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मास्क पहनना जरूरी है, तो फिर भी मैं रोजाना मॉर्निंग में 10 किलोमीटर सबसे पहले दौड़ता हूँ। 10 किलोमीटर बाद 1000 जो है डिप्स लगाता हूँ। 1000 डिप्स लगाने के बाद जो है 500 पुशअप लगाता हूँ। शुरू किया पंचिंग बैग, जो भी है वो लोग हम शुरू करते हैं। और कुछ और सुझाव बिंदु हैं कि कौन सी संस्थाएं आप मार्गदर्शन कर रही हैं और कौन कौन से लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मार्गदर्शक के रूप में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैप्टन बाटला साहब हैं, और हमारे अंकल हैं कैप्टन सुदर्शन ठाकुर, और देवराज दास हैं जो कि मरीन प्रो बॉक्सिंग के प्रमोटर्स हैं। और मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, करीबन रोज 8 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है दिन भर में। तो 8 घंटे की प्रैक्टिस होती है, तो इस लॉकडाउन के समय जो है डाइट करना एनीथिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। हमारे पीबीसी के जो हैं वाइस सुपरवाइजर हैं मिस्टर दर्शक पाव से, वो यहीं पे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। एक वेस्टेज कंपनी है, जिस वेस्टेज वहाँ पे आता है उसको जला के रखते हैं। तो उनके द्वारा जो है मुझे लगातार स्पॉन्सर किया जा रहा है। अच्छी जो भी चीज़ें लगती हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। उनकी वाइफ हैं मिसेस संगीता पाव से, तो उनके द्वारा भी जो है और काफ़ी समर्थन मिलता रहा है मुझे, जिससे जो है मेरे को जो है चलने में दिक्कत नहीं आती है। चलने में क्या दौड़ने में भी जो है कोई परेशानी नहीं होती है। यदि आप जो है 10 घंटे पर डे ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आप मिलते हैं, उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं, और एक गोल आपके सामने। ये गोल कैसा है मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा कि महाभारत में जो है अर्जुन और द्रोणाचार्य का एक संवाद आ रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव खड़े रहते हैं, और प्लस सारे कौरव जो हैं एक लाइन से खड़े हैं, दुर्योधन वगैरह। तो द्रोणाचार्य इसी बोलते हैं, पेड़ में एक चिड़िया बैठी होती है कि भाई दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन बोल रहा है चिड़िया, पेड़ सब दिख रहे हैं मुझे। ऐसे ही सब लोगों से सवाल पूछते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के वो उत्तर देते हैं, लेकिन एक आदमी जो है उसका नाम है अर्जुन, वो एक शानदार सटीक सा जवाब देते हैं कि आपको क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं कि मुझे जो है चिड़िया की आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आपने निशाना ला लिया। तो मेरा आप सभी लोगों को ये सुझाव है कि आपको अपना लक्ष्य क्या दिख रहा है। कई एक लोग बोलते हैं कि मुझे सेना में जाना है। भाई सेना में जाना है तो सेना में क्या बनना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। सिपाही बनना है, ऑफिसर बनना है, क्या बनना है? तो इस वजह से आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी चीज है कि युवाओं में बढ़ते नशे की जो है इसको जो है कैसे रोका जा सकता है। तो नशे की लत को रोकना जो है बहुत आसान काम है, अगर हम उनमें गौर फरमाएं। तो जितने भी पेरेंट्स
और जितने भी श्रोतागण मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप जो है, जब आपके बच्चे जो है घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद जब घर में आ जाते हैं, तो उनको जो है आप सामने बिठाइए। सामने बिठाने के बाद जो है उनको एक गोल लक्ष्य से उनका परिचय कराइए कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है वह बच्चे जो है उस लक्ष्य की ओर आकर्षित होंगे। दूसरी चीज है, नशा मीन्स है, मेरे हिसाब से नशा मीन्स है आप सिगरेट पी रहे हैं, आप वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुनून। यदि इस जुनून का आप सकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत आगे जाएंगे। कई लोगों का जुनून है शराब पीना, भाई अगर इसी जुनून को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 21 किलोमीटर दौड़ने में लगाएंगे तो आप डेफिनेटली मैराथन में चैंपियन हो जाएंगे। या इसी जुनून को आप किसी भी तरीके से, कोई बार्बर है, कोई चाय बनाने वाले हैं, कोई शॉप है, इसी जुनून को लक्ष्य को कैसे लाना है। तो आपके जितने भी बच्चे हैं या कोई भी लोग हैं, आप उनको सोने से पहले जो है उनके लक्ष्य का परिचय कराइए। आप जैसे ही सोने से पहले उनको अपने लक्ष्य का परिचय देते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी वह बोली हुई चीजें, अगर दूसरा आदमी जो पात्र है वो सुन रहा होता है तो उसके सबकॉन्शियस में वो बातें फील हो जाती हैं। और जब वो मॉर्निंग में ऐसा अगर आपने 2-3 महीने तक किया और जब वो मॉर्निंग में उठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई फुल चेंज नजर आ रहा है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हुई, आज मैं जो है आप लोगों से लाइव संपर्क कर पा रहा हूँ, ये भी किसी की सोच है। जब किसी आदमी ने सोचा होगा कि हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, हम लोग जो है फ़ोन में बात करेंगे, कोई आदमी अमेरिका में है, इंडिया में बात कर रहा है, मुंबई से पिथौरागढ़ बात कर रहा है और पिथौरागढ़ से मुंबई बात कर रहा है बिना वायर्स के। तो बहुत पहले जो है किसी न किसी को एक विजुअलाइज, मतलब उसने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट की होगी कि मैंने इस चीज़ को करना है। तो वक्त के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उनके जो है ढंग में भी चेंज आता है। तो सबसे पहला फ़ोन जो ग्राहम बेल ने बनाया था वो पाइप से कनेक्टेड था, तार से कनेक्टेड था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती रही, नए नए लोग आते रहे, नए नए विजुअलाइजेशन, नए नए पिक्चर्स अपने दिमाग में क्रिएट करते रहे, तो चीज़ें आगे बढ़ते रही। तो मेन चीज़ क्या है, सबसे बड़ा जो है यहाँ मुद्दा है युवाओं में जो है नशे की आदत पनप रही है और हमें उस नशे की आदत को कैसे छुड़ाना है। तो मेरा एक सिंपल सा आप लोगों को सुझाव है कि जब भी आपके बच्चे बाहर गए होते हैं और बाहर जाने के बाद घर पे आते हैं तो उनको एक ही चीज बताइएगा। जब वो घर पे आ जाते हैं तो उनको उनके लक्ष्य से परिचित कराइए। अगर आप लक्ष्य विहीन होंगे, सिंपल सा चीज है, मैंने थॉट लिखा था कि भाई यदि आप अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां दिखाई नहीं देंगी। यदि आपको परेशानियां दिखाई दी तो आप अपने लक्ष्य को नहीं देख पाएंगे। तो यदि आप अपने बच्चों को उनके लक्ष्य से परिचित कराएंगे, जैसे मान लिया जाए किसी को जो है इंजीनियर बनना, तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में उसको जो है वीडियोस दिखा रहे हैं, उसका परिचय इंजीनियरिंग से करा रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% जो है उनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सारा खेल है हमारे दिमाग का। तो जब बचपन की बात बताऊं, लोग बोलेंगे कि पहाड़ी में क्यों नहीं बोल रहा है, ठीक है। मैं जो है
अपनी भाषा को जो है, हमारी भाषा तो सर्वप्रथम है ही है, लेकिन हमारे देश से बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। तो हिंदी में बोलने में क्या होगा कि सब लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो जो है पहाड़ी लोग भी जुड़े हुए हैं और जो नॉन पहाड़ी लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो समझने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो है मैं बीच बीच में जो है पहाड़ी भी बोलते रहता हूँ। नानछना जब हम जो स्कूल में या गेम खेलने तो बचपन में पूछते कि तो हम तो एक चीज को था भाई कि तू लगे जो ये चीज बनला, वो चीज बनला, ये चीज बनला, वो चीज बनला। तो एक बात जो है एक आदमी जो पॉजिटिवली ये यदि आप लोग के फुल काम करन मर तो मेरे एक बात याद रखा, 6 आदमी नेगेटिव मिला, 4 आदमी पॉजिटिव मिला, 4 आदमी कॉल भाई तो ये काम कर सकते हैं, तो ये काम न कर सकना है। इसे मैं तुमसे एक स्टोरी सुनूं। 24-25 मेढक जो था जामेरो नाम बीच में क्यों जो खड्डों में जो था 23 मेढक जो 23 मेढक न सॉरी 4 मेढक जो था वो खड्डों में ना, अब बचे 21। तो 4 मेढक जो खड्डों में 21 मेढक जो मरली बचे भाई, उन 21 मेढकों में जो था 17 मेढक उन्होंने जो उन्होंने उन 4 मेढकों था भाई तुम मर ना सकना, तुम केल कर ली तुम मर ना सकना। लेकिन 4 मेढक जो 3 मेढक तो भाई उनमें हाथ उठा छाड़ देना वहीं भाई आप हम मल्ली आ सकना। लेकिन वो बाद में किस उन 21 आदमी में 4 आदमी जो मल्ली बचरू नान उनको नान भाई तुम मेहनत कर मल्ली आ सकता, जंप 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 यू कैन कम, यू कैन जंप टू अप, मतलब आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं, जंप कर ला तो मल्ली आ सकता। तो एक बात क्या उन 3 मेढकों में एक मेढक जो है जंप कर सा और मल्ली पूछ जा। तो बाद में जो है वो मेढक की जांच हो चीज, वो मेढक जो है कान न सुन सकन, बिल्कुल बहरा हो जा। मतलब कोने वाली बात की चाहिए वो मेढक जो बहरा थे और जो 21 आदमी मल्ली बिठे कुमर ही था भाई, आप मेढक जो हैं जो 3 मेढक इस खड्डे में कूद गए थे और आप ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो उस बहरे मेढक ने उन नेगेटिव मेढकों की बात सुनी और उसको पॉजिटिव मिला। तो एक ही चीज सुनाई दे रही थी कि यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, आप जंप कर सकते हैं। तो तीसरा मेढक जो है जंप करके ऊपर आ गया। तो एक सिंपल सी बात है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य में वो लक्ष्य आपके शरीर में खून में दौड़ना चाहिए, आपके शरीर के खून में भी वो लक्ष्य होना चाहिए, आपकी कोशिकाएं उस लक्ष्य से भरी होनी चाहिए। आपके शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका लक्ष्य फ्लो नहीं हो रहा है। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो डेफिनेटली कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से पहुंचने में नहीं रोक सकती है। और युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप नशे की ओर न जाएं। नशे की ओर जाने में देखिए क्या घाटा है। मान लीजिए कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, भाई आप सिगरेट पी रहे हैं उससे क्या भला है? आपको जिंदगी मिली हुई है तो आप सिगरेट रूपी जुआ खेलने में, दारू पीने में क्यों वेस्ट कर रहे हैं उस लाइफ को? God has given you a beautiful life, so you will have to utilize this life for the welfare of the people. आपको जो है लोगों की भलाई के लिए जो है इस लाइफ का सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताऊं। सिगरेट पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, आपने 5 मिनट का एंजॉय किया, आधे घंटे का एंजॉय किया, 8 घंटे का एंजॉय किया, सो व्हाट इज लाइफ? आप बेहोश रहे, आप नशा करते हैं तो आप बेहोश हैं।
आपका कॉन्शियस जिंदा ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब परमात्मा ने आपको लाइफ इसके लिए दी है कि आप जो है बेहोश रहें? कई एक लोग मैं देखता हूँ 10 घंटे सोते हैं, भाई 11 बजे सो रहे हैं, 12-1 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं 10 बजे। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए। यदि आप एक दिन में 10 घंटा सो रहे हैं तो 10 दिन में आप 100 घंटा सो गए, और आप जो है 30 दिन में जो है 300 घंटा सो गए। यदि आप 8 घंटा भी रोज सो रहे हैं तो 30 दिन में जो है 240 घंटे सो गए। यदि आप महीने भर का हिसाब लगाएंगे तो आप 10 दिन सोए ही रहे महीने में। तो आप महीने में 10 दिन सोए रहे तो एक साल में 120 दिन सोए रहे। तो परमात्मा ने आपको जीवन जो है सोने के लिए नहीं दिया है, आपको परमात्मा ने जीवन दिया है रेस्ट करें और दूसरों की भलाई में जो है अपने इस शरीर को जो है उपयोग में लाएं और जो है दूसरों का भला हो सके। सबसे पहले बात आती है कि आप अपने देश को जो है आगे बढ़ने के लिए कैसे योगदान कर रहे हैं। तो कई एक लोग क्या करते हैं, गुटखा खाया थूक देते हैं कहीं पे भी। भाई अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आपका शरीर जो है नुकसान हो रहा है उससे। गुटखे में लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, फिर भी आप गुटखा खा रहे हैं। जब आपको मालूम है कि भाई इन चीज़ों को खाने से या पीने से, इन चीज़ों का सेवन करने से हमारी लाइफ जो है शॉर्ट होते चली जा रही है, हमारी लाइफ के उद्देश्य मिटते चले जा रहे हैं, तो क्या हम गर्त में जाने के लिए पैदा हुए हैं? जो लोग नशा कर रहे हैं, मेरा उनसे एक ही आग्रह है, आप मेरी बातों को सुनिए और उसमें गौर कीजिए कि नशा करने वाले लोग क्या गर्त में जाने के लिए पैदा हुए हैं? दूसरी चीज ये है, अगर आप नशा कर रहे हैं अभी तक भी, तो जिसने जो कर दिया हम पास्ट में जाकर के उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद आज अपनी लाइफ को आप एक नए सिरे से देखें। आपको वाइन पीना है, साल भर में एक बार पीजिए। आपको सिगरेट पीना है, साल भर में एक बार पीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो रोज सिगरेट पी रहा है उसके लिए तुरंत छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे आप साल भर में एक सिगरेट पीजिए, अगले साल 5 साल का गैप कर दीजिए, और अगले साल 15 साल का गैप कर दीजिए, नेक्स्ट 30 साल का गैप कर दीजिए। तो नशे में जो है लिप्त लोगों के लिए मेरा एक अच्छा सा सुझाव है, जैसे मैंने पिछले स्टोरीज में भी बताया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। नशे का मतलब है जुनून। यदि आप जो है सिगरेट, भांग, गांजा, वाइन, ये सब चीज़ों को छोड़ दें, और मैं दूसरी चीज़ ये देख रहा हूँ कि जो भांग का सेवन कर रहे हैं, दारू का सेवन कर रहे हैं, ये लोग जो है फेसबुक के माध्यम से भगवान शिव की फोटो डाल देते हैं। भाई मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि भगवान शिव जो है गांजा, भांग या शराब पीते थे। तो ये बिल्कुल जो है गलत बातें हैं। आप जो है एक तो सेवन कर रहे हैं और उल्टा जो है भगवान शिव को भी इसमें लिप्त कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है लोग बोलते हैं भगवान शिव का मैं भक्त हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। तो भाई भगवान शिव सिगरेट नहीं पीते थे, भगवान शिव विष पिया, भगवान शिव ने विष पिया। तो हम सब लोग तो विष नहीं पी सकते हैं, लेकिन आप नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव बातों को लीजिए। भगवान शिव ने पॉजिटिव क्या क्या काम किए, आप इस रूप को भी तो देख सकते हैं। नेगेटिव रूप को देखने से अच्छा है कि आप पॉजिटिव रूप को देखें। हमारे समाज को एक लीडर की जरूरत है। यदि हर आदमी अपने आप में लीडर बन जाए, तो कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास, कई लोग कहते हैं मेरे पास 5 नौकर हैं, 6 नौकर हैं, दारू पी रहे हैं, या घर में उनकी बीवी काम कर रही है, उनकी बहन काम कर रही है, उनकी माँ काम कर रही है, और साहब जो है मजे से घूम रहे हैं। ये चीजें जो है बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि शाम को सोने से पहले जो है आप विजुअलाइज
विजुअलाइज करें चीज़ों को, एक लक्ष्य ठान लें। जो आदमी शराब पीता है, मेरा उसको सुझाव है कि वह सोने से पहले एक बार सोचे कि वह शराब पिएगा तो 50 साल जिंदा रहने वाला होगा, तो 20 ही साल जिंदा रहेगा भाई। उसकी किडनियां खराब, लीवर खराब। तो आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करके सोचिए, तो दूसरे दिन आपके दिमाग में फियर बैठ जाएगा कि भाई मैंने शराब पीना ही नहीं है। लोग बोलते हैं शराब की कंपनियों को बंद कराओ। यदि आप शराब पीना ही छोड़ देंगे तो भाई कंपनियां क्या काम करेंगी? दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि आप अपने आप को एक पिक्चर के रूप में बना लीजिए। जितने भी लोग सुबह भजन करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, तो मेरा एक ही मानना है, विजुअलाइजेशन इज द मोर बेटर देन द चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड। भगवान का नाम का जप करने से अच्छा है कि आप विजुअलाइजेशन करें। मैं आपको बताता हूं, सरदार मिल्खा सिंह जो है 1958 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो उनके कोच ने उनको एक पर्ची पकड़ा दी थी कि 45.9 सेकंड में आपको जो है 400 मीटर रेस कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने वो पर्चा पकड़ के गुरु नानक देव की जो मूर्ति थी उसके नीचे पांव में उस पर्चे को रख दिया और उस पर्चे को 45.9 को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे कि भाई मैंने यह रिकॉर्ड तोड़ना है। देख तो भगवान की ओर ही रहे हैं, लेकिन एक लक्ष्य भी बनाया है उन्होंने। तो मेरा आपको यही आग्रह है, चाहे आप अपने इष्ट देव, कोई भी चाहे इष्ट देव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, पहाड़ में तो हमारा गोरेल भवानी दुनिया भर के देवी देवता छन। तो भाई एक काम कर, एक आप किसी भी चीज को, गोल को अचीव करना चाहते हैं तो एक कागज में लिख दीजिए मेरा लक्ष्य ये है। तो आप भगवान की मूर्ति में उसको पाँव में चिपका दीजिए और भगवान का नाम, अभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, भजन गा रहे हैं। आप भजन न गा करके अपने लक्ष्य को जो है भगवान की मूर्ति के पाँव में रख दीजिए लिख करके, और उस लक्ष्य को विजुअलाइज करते हुए भगवान को साक्षी मान करके अपने काम को करने में दौड़ पड़िए। मैं आपको निश्चित रूप पे कह रहा हूँ कि आप जरूर सफल होंगे और आपका यह जीवन जो है साक्षात रूप से बहुत अच्छा बनेगा। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया कहना आपको कि मैं बात कर रहा था प्रोफेशनल बॉक्सिंग की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग को लेकर के जो है आए दिन मुझे काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, हमारा YouTube पे भी मरीन प्रो बॉक्सिंग करके चैनल है और प्लस वेबसाइट भी है उसका, मरीन प्रो बॉक्सिंग करके। आप उस वेबसाइट में जा कर के फॉर्म फिल कर दें। जिसको जो है अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैरियर बनाना है, स्पोर्ट्स मीन्स प्रोफेशनल बॉक्सिंग जिसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, उसमें कैरियर बनाना है, तो marineproboxing.com अगर आप सर्च मारेंगे गूगल में, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि पिथौरागढ़ और पूरे संभ्रांत उत्तराखंड को अगर हम मिला दें तो कम से कम हमारे पास जो है हजारों की तादाद में मुक्केबाज हैं और डेफिनेटली जो है हम उनको जो है चांस देंगे। आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें, ईमेल आईडी मुझे दे दीजिएगा, तो आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मिस्टर एडमिन श्री हेमचंद पंजी का, हेमदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि मैं, आप सही नहीं मानेंगे कि 4 महीने से मैं बहुत कम बातें करता हूँ। लगभग 4 महीने में आप 24 इंटू 120 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कम मुश्किल से 10 घंटा बात किया हूँगा।
तो आज हेमदा ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इस ग्रुप पे। मैं काफ़ी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ उनका। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक था कि युवाओं को नशे की आदत से बचाना, मैं आपको एक बार दोबारा बोलता हूँ कि जो है युवा, हम जैसे लोग जो हैं युवा लोग, शरीर रूपी जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया को आप शरीर मान लीजिए, और शरीर के हम लोग जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं। तो युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। आप इस रीढ़ की हड्डी को जो है जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत कर लीजिए, जितना मजबूत हो सकता है मजबूत कीजिए। और यही रीढ़ की हड्डी मिलकर के जो है भारत को जो है पूरे विश्व में एक नया आयाम मुहैया कराएगी। इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से जो है विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, सप्पन से नमस्कार। और जतुगले आदिन जुड़्यान जतकून ले सुनिच, बहुत बहुत धन्यवाद। You all have a good night. Thank you.